दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके सामने कई समस्याएं थी, जैसे जो मुअज्जी या कुतुबी समूह के सरदार थे वे इल्तुतमिश की ताजपोशी से बिल्कुल खुश नहीं थे। तो इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था कि इनके प्रभाव को कम किया जाए। दिल्ली सल्तनत के लिए एक कुशल, एक सशक्त प्रशासन की आवश्यकता थी, जो कम से कम ऐसे हाथों में रहे जो सुल्तान के विश्वसनीय लोग हों और कुशल हों। इसे देखते हुए इल्तुतमिश ने तुर्कान चिहलगानी नामक एक दल गठित किया, जिसमें 40 गुलाम सरदार थे और इसे 40 गुट भी कहते हैं। हालांकि इसमें 40 सदस्य थे, इससे कम भी हो सकते थे। तो तुर्कान चिहलगानी का जो इतिहास है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक इल्तुतमिश के समय का इतिहास, दूसरा जो इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई यानी फ्रॉम 1236 टू 1265 AD, यानी जो 30 साल हैं इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर के बलबन के सुल्तान बनने के बीच की स्थिति, और तीसरा है बलबन के सुल्तान बनने के बाद का समय। इल्तुतमिश जब सुल्तान था तो तुर्कान चिहलगानी के सदस्य इसके प्रति निष्ठावान थे, वफादार थे। उन्होंने इल्तुतमिश की सहायता की, उसे जो है एक सफल सुल्तान बनाने में अपनी भूमिका निभाई और ये काफ़ी ऊंचे पदों पे जो है नियुक्त भी किए गए। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद स्थितियां बदल गई। अब ये सदस्य किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते थे और यहीं से शुरू हुआ इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों और तुर्कान चिहलगानी के सदस्यों के बीच एक संघर्ष, जिसका उद्देश्य था राजनीतिक प्रभुत्व को कायम करना। इल्तुतमिश की इच्छा थी कि उसके जाने के बाद अगला जो सुल्तान बने वो उसकी बेटी रजिया बने, लेकिन मध्यकाल में उस समय एक महिला दिल्ली की गद्दी पे बैठे बहुत बड़ी बात थी। इसलिए रजिया सुल्तान ना बन पाए, इसलिए पूरी कोशिश की गई। लेकिन जो षड्यंत्र रचा गया उसमें एक भूमिका तुर्कान चिहलगानी के सदस्यों की भी थी। ये अलग बात है कि रजिया फिर भी सुल्तान बनने में सफल रही, हालांकि 1240 में उसकी हत्या हो गई। उसके बाद तो एक सुल्तान आता था, एक सुल्तान जाता था, यानी बहराम शाह हुए, या ये स्थिति नासिरुद्दीन महमूद के समय तक चलती रही। और सुल्तान की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए तुर्कान चिहलगानी ने एक नई पोस्ट क्रिएट की, जिसे कहा गया नायब-ए-ममलिकात, यानी कि कुछ शक्तियां सुल्तान के पास, कुछ शक्तियां नायब के पास और कुछ शक्तियां वजीर को दे दी गई। तो ये सिलसिला चलता रहा नासिरुद्दीन महमूद के समय तक। और उसके बाद जब बलबन बना सुल्तान तो उसे अच्छी तरह से पता था कि तुर्कान चिहलगानी के सदस्य क्या क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बलबन सुल्तान बनने के पहले तुर्कान चिहलगानी का एक सदस्य था। तो उसने अपनी प्रतिष्ठा के लिए, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक नीति अपनाई, जिसके तहत तुर्कान चिहलगानी का दमन किया गया। उसकी नीति, उसकी पॉलिसी को हम कहते हैं धीमी और शांत नीति, तो कहते हैं स्लो एंड काम पॉलिसी। तो धीमी और शांत का मतलब था कि धीरे धीरे एक एक करके उसने तुर्कान चिहलगानी के सदस्यों का दमन किया। इसके लिए उसने कई तरीके अपनाए, जैसे कुछ सदस्यों को उसने उत्तर पश्चिमी सीमांत के हिस्सों में भेज दिया, कुछ सदस्यों का उसने स्थानांतरण यानी ट्रांसफर कर दिया, कुछ सदस्यों की गतिविधियों को देखने के लिए एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था बनाई, एक इन्हीं के सामने एक समानांतर नौकरशाही स्थापित की। और इसमें से कई ऐसे सदस्य थे जिनकी मृत्यु भी हो गई थी, फिर भी जो बचे थे उनके साथ उसका व्यवहार एक अलग तरीके का था। जैसे कि इन सदस्यों को छोटी छोटी गलती पर बहुत कड़ी सजाएं मिलती थी, बहुत कठोर दंड देता था। और बलबन का एक भाई था चचेरा, नाम था शेर खां। वो तुर्कान चिहलगानी का ही सदस्य था, लेकिन वो अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो बलबन ने इस बात को समझा कि जब तक यह व्यक्ति है तब तक उसके सामने एक समस्या तो बनी हुई है कि कभी भी तुर्कान चिहलगानी के सदस्य कोई षड्यंत्र जो है इसके खिलाफ बना सकते हैं। तो इसने शेर खां को जहर देके मरवा डाला। इस प्रकार बलबन ने धीरे धीरे तुर्कान चिहलगानी का दमन कर दिया, उसका समापन कर दिया।